नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आज की ऑनलाइन क्लास लेकर हाजिर हूं मैं। तो अब तक जो हमने अध्ययन किया है, जो अब तक हमने पढ़ा है, वो सभी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लगभग 9 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और आज 10वां अध्याय हमारा है। और 10वां अध्याय भूकंप विभीषिका, ये आपका 10वां अध्याय है। और 9 अध्याय आप लोगों के कंठस्थ हो गए होंगे, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। आज हम 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, भूकंप विभीषिका, और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो करते हैं इसको शुरुआत। चलिए, भूकंप विभीषिका। तो ऊपर इसका एक परिचय दिया हुआ है अध्याय का कि इसमें कैसे कैसे, क्योंकि भूकंप विभीषिका यानी इस अध्याय के अंदर हम जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं हमारे देश में, बाहर विदेश में, कहीं भी जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका जिक्र किया गया है इस अध्याय में। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ जिले में जो भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग जो है अकाल मौत के शिकार हो गए, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा 2005 में जम्मू कश्मीर के अंदर जो भूकंप आया उसका भी जिक्र किया, जिसमें लाखों लोग जो है वहां पे उसमें मारे गए थे। तो हम पढ़ते हैं इस अध्याय को। एको एको उत्तर द्विसहस्रकृष्टाब्दे यानी 2001 ईस्वीये 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्वानाम उल्लासे मग्नम आसीत। यानी 26 जनवरी 2001 का समय था, जिस समय, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, पूरा देश, पूरा भारत देश जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास में डूबा हुआ था। तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम, तभी अचानक से गुर्जर राज्य में, गुजरात राज्य में पराकलम विपरीतम, अचानक जो है हाहाकार वहां गुजरात राज्य में मचने लगा। क्रंदम विकलम विपन्नं च जातम, और वहां पे चारों तरफ जो है क्रंदन यानी जो है करुण आवाजें, चीखें जो है, किलकारियां वहां पे गूंजने लगी। कहाँ पे? गुजरात प्रदेश में। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवन्तः। और भूकंप जो विभीषिका है, भूकंप की जो महान, बहुत बड़ी जो त्रासदी है, इस पूरी त्रासदी ने संपूर्ण गुजरात प्रदेश को, और विशेष रूप से गुजरात के अंदर कच्छ जिला, कच्छ जनपद कहते हैं जिले को, तो कच्छ जिला जो था वो पूरी तरीके से विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुज नगरम तु, और जहां पर भूकंप का केंद्र था भुज शहर, है ना, भूकंप का केंद्र बना भुज शहर, तो मृत क्रीडनी कम इव खंड खंडम जातम, और मृत क्रीडन यानी मिट्टी के खिलौने के समान जो है वो खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। यानी जहां पर भूकंप का केंद्र बिंदु था भुज जिले में, तो भुज जो है पूरी तरीके से एक मिट्टी के खिलौने की भांति जो है वो पूरा खंडित हो गया, विखंडित हो गया, बिखर गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशयिनी जातानि, और बहुमंजिला जो इमारतें हैं वो एक क्षण मात्र में ही धराशायी हो गई, मिट्टी में मिल गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभः, यानी बिजली के जो खंभे हैं वे भी उखड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः, और घर के जो सीढ़ियां हैं और मार्ग हैं वो सभी जो है विशीर्ण हो गए या
नष्ट हो गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, और ये जो भूमि थी, पृथ्वी जो थी, वो दो भागों में, दो हिस्सों में बट गई। किसकी वजह से? भूकंप के कारण। भूमि गर्भाद उपरी निसृंतम भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लव महाप्लव प्लवदृश्यम उपस्थितम। यानी भूमि के अंदर से जो जल की धारा निकल रही थी, वो जल की धारा भी जो है क्या कर रही थी, एक बाढ़ का स्वरूप लेकर के बहुत बड़ा जो है एक संकट या विपत्ति उत्पन्न कर रही थी। सहस्त्रमितः प्राणिनन्तु क्षणेनैव मृतः। हजारों लोग जो है एक क्षण में ही मौत को प्राप्त हो गए, अकाल मौत के शिकार हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्त्रशो अन्ये सहायतार्थम करुणम कृंदन्ति स्म। और जो भवन ध्वस्त हो गए भूकंप की वजह से, जो इमारतें गिरी, ध्वस्त हुई, उस मलबे के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, उनकी जो है हाहाकार, उनकी चीखें निरंतर गूंज रही थी, और उनकी सहायता करने के लिए सहायता दल भी जो है पहुंच गए थे। हा देव, अरे दुर्भाग्य था, अरे बड़ा ही दुर्भाग्य था। क्षुतक्षामकंठः मृत प्राणिनः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपा एव द्वित्रयाणि दिनानि जीवनम धारयितवन्तः। यानी क्षुतक्षाम कंठः, भूख से व्याकुल कंठ, भूख से दुखी जो कंठ थे। मृत प्राणियः केचन, मरे हुए प्राणियों में से कुछ जो उस मलबे के अंदर दब चुके थे, उनमें से कुछ शिशुवा, बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो ईश्वर कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की मेहरबानी से, ईश्वर की उस लीला के कारण 2 या 3 दिन तक उस मिट्टी के अंदर भूखे प्यासे जीवित रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। यह थी भैरव, ये काल भैरव जैसी एक विकराल विभीषिका या विपत्ति, जो कि भुज जो है गुजरात के भुज या कच्छ क्षेत्र में वर्ष 2001 में भूकंप की जो महात्रासदी आई थी। पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्देः, यानी 2005, ये संस्कृत में 2005 को ऐसे देखो, पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे है ना, 2005। तो वर्ष 2005 ईश्वे वर्षे, वर्ष 2005 अपि यानी भी वर्ष 2005 में भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कंपनम जातम। और 2005 के अंदर भी कश्मीर प्रांत के अंदर पाकिस्तान में जो भयंकर भूकंप आया था, उसने भी बहुत जो है एक हाहाकार मचाया था, बहुत उसने विनाश किया था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल कलविताः, जिसके कारण से लाखों लोग अकाल मौत के शिकार हो गए, काल के ग्रास में समा गए। पृथ्वी कस्मात् परिकंपन्ति वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति। पृथ्वी किस कारण से कंपित होती है, या भूकंप किस कारण से आते हैं, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? पृथिव्याः अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विद्यमानाः बृहतस्य पाषाण शिला, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विद्यमान बहुत बड़ी पत्थर की जो शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, यदा संघर्षणम स्यात्, जब उनमें आपस में संघर्ष होता है, त्रुत्यांति तदा जायते भीषणम संस्करणम, यानी जब उनके अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के बीच में टकराने से आपस में जब संघर्ष होता है, उस घर्षण के कारण पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो हलचल उत्पन्न होती है,
और संस्कलनीयतम कंपन च और हाँ, तो उसके कंपन होने से जो है भूकंप का रूप लेता है। तो वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं संस्खलनीयम कंपनेन च तदैव भया तदैव भया क्या है, एक सेकंड, हाँ, भयावहंपनम धरायाः उपरितलमप्याद्य महाकंपनम महाकंपनम जनयति येन महाविनाशम समुत्पयते। यानी उस हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर भी जो है एक कंपन उत्पन्न होता है, जिसको हम भूकंप की संज्ञा देते हैं, और उससे महान विनाश जो है आ जाता है। ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। यानी जब ज्वालामुखी जो फटता है और उससे ज्वालामुखी बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट कर देता है, उनसे जो है भूकंप की वजह से वे ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? भूकंप जो वैज्ञानिक है वो ऐसा बताते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निरियेन खनिज मंत्री का मिला, हाँ, खनिजम मृत्तिका शिलादिसंचयम् कुतयन्ति तदा तदा तत्सर्वं लावारसालम् उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य। चलिए पहले उसका अर्थ बता देता हूँ, बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा। तो ये कह रहा है पृथिव्या गर्भे यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग में, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो अग्निर्यदा, जब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो अग्नि है, जो आग है, या जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो गर्मी जब खनिज, मिट्टी, मृदा ना, शिला, पत्थर आदि संचयम कुथयन्ति, जब इनके साथ में उबलती है ना, तदा तत्सर्वेम लावारस्ताम उपेत्य, तब जो है उसका ज्वाला फूटता है। किसका? लावा फूटता है, ज्वालामुखी का। दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य, और वो जो है पृथ्वी और पर्वत दोनों को जो है चीरकर या फाड़कर बहिर्निर्गमन्ति, बाहर निकलती है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। यानी जब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में उपस्थित अग्नि वहां पर उपस्थित मिट्टी और आपके खनिज आदि से घर्षित होकर के उनके साथ में जब वो उबलती है, तब जो है एक लावा प्रस्फुटित होता है, जो जमीन के बाहर निकलता है, जिसके विस्फोट से जो है पर्वत और पृथ्वी जो है क्या होती है, उसका विनाश होता है। धूमम अस्मावृतम जायते तदा गगनम, और जब वह ज्वालामुखी फूटता है तो चारों तरफ धुआं और धूल ही धूल पूरे आकाश में फैल जाता है। सेल्सियस तापमात्रायाः 8 सामुपगतोऽयं लावारसो यदा नदीर्वेगेन प्रवहति, यानी सेल्सियस में जिस मात्रा को मापा जाता है, उस सेल्सियस के मात्रा के अनुसार जब लावा यानी पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि वो लावा एक नदी के वेग से जब वो प्रवाहित होता है, तदा पार्श्व स्थित ग्रामान नगराणि वा तद उदरे क्षणेनैव समाविष्टति, यानी जब वो नदी के वेग से वो लावा बहता है, प्रवाहित होता है, तब समीप में स्थित जो भी ग्राम और नगर हैं
वो सभी उसके उदर में या उसके पेट में समा जाते हैं, यानी काल कलरवित हो जाते हैं, काल के जो है काल के ग्रास बन जाते हैं। निहंते च विवशः प्राणी ने, और विवश या मजबूर असहाय प्राणी जो है उसमें मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्गिरन्तः एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, और उस ज्वालामुखी के फूटने से, विस्फोट होने से जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी क्या है, भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं, उनमें भी एक भूकंप उत्पन्न होता है। यद्यपि दैवः प्रकोपे भूकंपो नाम, हालांकि प्रकृति का प्रकोप ही भूकंप कहलाता है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, और उसको रोकने का, किसको, ये प्राकृतिक जो भी आपदाएं हैं, ज्वालामुखी है, भूकंप है, उन सभी को रोकने का फिलहाल वर्तमान में कोई स्थिर उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति समक्ष ग्रापी प्रकृति समक्षम अद्यापि संधि विच्छेद अगर इसका करते हैं तो समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंपो हस्यज्ञाः कथयन्ति। ठीक है, यानी ये कह रहा है प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान गर्वितो, विज्ञान ने चाहे जितनी भी प्रगति कर ली हो, चाहे जितना भी विज्ञान ने उन्नति तरक्की कर ली हो, लेकिन मानव वामन कल्प एव तथापि, हाँ, चाहे प्रकृति ने, विज्ञान ने कितना ही तरक्की आज कर लिया हो, कितना ही विज्ञान ने जो है विस्तार कर लिया हो अपना, लेकिन मनुष्य आज भी प्रकृति के सामने बौना या छोटा ही है। भूकंपोस्यज्ञः कथयन्ति यत्, भूकंप के जो विशेषज्ञ हैं, भूकंप के जो जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, भूकंप वेता जो हैं, वो कहते हैं कि भवन निर्माणम न करणीयम, हमें जो है बहुमंजिला जो इमारतें हैं उनका जो है निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहत् मात्रम नदी जलम अपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, और बड़े बड़े जो बांध आजकल बनाए जा रहे हैं, उन बड़े बड़े बांधों को बना करके नदी के जल को एक जगह एकत्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलनवशात भूकंपस्य भवति, अन्यथा जब प्रकृति का, पृथ्वी का जब संतुलन बिगड़ेगा, पृथ्वी का संतुलन जब डगमगाएगा तो भूकंप जैसी घटनाएं जो है घटित होंगी। ऐसा कौन कहते हैं? भूकंप वेता, जो भूकंप के जानकार वैज्ञानिक है वो ऐसा बताते हैं। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, वस्तुतः ये जो पंच तत्व हैं, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों के मिलने से जो हमारा शरीर बना है, वे जब तक शांत हैं, जब तक शीतल हैं, तब तक बहुत जो है अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। क्षितिज जलम, देखिए वो पंच तत्व कौन कौन से? क्षितिज यानी आकाश, जलम यानी जल, पावक यानी अग्नि, समीर यानी हवा, और गगन यानी आकाश। तो ये जो है पंच तत्व हैं। भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पयते, ये सभी जो है भूतल में जो है समाहित रहते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थितवन्ति, जब ये अशांत होते हैं, ये पंचतत्व जब अशांत होते हैं, पंचतत्वों का जब संतुलन बिगड़ता है, तब ये जो है महान भीषण जो है विनाश को लेकर के आते हैं। तो ये आपका अध्याय पूरा हो गया है प्यारे विद्यार्थियों, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ, तो जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो तो ज़रूर लाइक करें, ताकि
मुझे पता चले कि कितने विद्यार्थी हैं जो सीरियसली अध्ययन कर रहे हैं, सीरियसली उनको इस कक्षा की आवश्यकता है। आज 17वीं कक्षा हमने पढ़ी है, 18वीं कक्षा में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारियां निरंतर रखें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ गए हैं, बिल्कुल सर पे आके बैठ गए हैं ये मानिए। तो बहुत ज्यादा वक्त अब आपके पास है नहीं, सीरियसली हो जाए। लेकिन सीरियसली होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टेंशन लेके बैठ जाएं, बिल्कुल करें हाई परीक्षा नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल भी मतलब विचलित तो होना ही नहीं है, और इसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ये एक हवा नहीं बनाना है परीक्षा का। आप सीरियस होंगे लेकिन सकारात्मक रूप से होए, और अपने अध्ययन को जितना आपने पढ़ा है आपके लिए वो 100% है, और उसको ही आप बेटर करने का प्रयास करें। अपना कंपैरिजन दूसरे से कभी नहीं करें, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। एक बच्चा कुछ काम कर सकता है तो दूसरा बच्चा उस काम को करने में सक्षम नहीं है, उसकी उसकी महानता किसी दूसरे काम में है, तो सभी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग कंपटीशन जरूर रखिए लेकिन कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। इन दोनों शब्दों को आप समझ लीजिए, दोनों शब्दों में बहुत रहस्य है, कंपटीशन और कंपैरिजन, ठीक है। कंपटीशन आपका होना चाहिए आपके सहपाठियों से, कंपटीशन आपका होना चाहिए आपके निकटस्थ जो भी आपके साथ में जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं उनसे। लेकिन कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तुलना आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलना आपकी स्वयं की किसी से नहीं हो सकती है। आप तुलना अपनी खुद के साथ ही करके देखें, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का प्रकृति ने एक अलग स्वरूप दिया है, और उसकी क्षमताएं भी अलग अलग दी हैं। तो आप कंपटीशन रखिए लेकिन कंपैरिजन मत रखिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की कक्षा अपनी पाठ 10वां यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगली कक्षा में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बहुत जल्दी हम व्याकरण का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, व्याकरण का पोर्शन मैं शुरू जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड को चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आप खुद देख रहे होंगे ये ठीक से मिट नहीं रहा है, इस पर थोड़ा सा क्या है कि मार्कर छप जाता है तो वो साफ नहीं हो पा रहा है। तो व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो क्योंकि बोर्ड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने वाली है निश्चित तौर पर, तो आप लोगों को जब वो बोर्ड साफ नहीं होगा और हम लिखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, कोई फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड हम चेंज करें, और मैं वापस पुराने पैटर्न पे ही जाना चाह रहा हूँ। तो वो पुराना पैटर्न कौन सा होगा वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा, जब हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा। तो बहरहाल, तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तैयारियां निरंतर रखिए, ईश्वर आपको आपके कार्य में, आपके उद्देश्य में जरूर सफलता प्रदान करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। नमो नमः।